नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। आज हम लोग आ गए हैं घटनासार के 11वें लेक्चर के बीच में। थोड़ा सा देखिए समय ज़रूर हो रहा है, मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि वक्त बहुत हो रहा है इसके बाद में, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं, बट ये चीज़ें अब जो है, आज एक लेक्चर आपको आया, आज शाम को भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो आज हम लोग योजना परियोजना पे एक बात और है, अगर मान लीजिए कोई अगर वीडियो नहीं आता है आगे आपके सामने, जब तक नहीं आता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बीइंग के लिए अपनी चीज़ों को आप यूटिलाइज करिए और पुरानी जितने भी वीडियोस हैं उनको बैक टू बैक देखते जाइए, ठीक है। तो जैसे ये घटनासार खत्म होती है, मेरा अनुमान है 5-6 लेक्चर और इसमें लगेंगे, इसके बाद ये पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद में जो क्रॉनिकल वाली सीरीज है अपनी, वो वाली चलने लगेगी, ठीक है। तो क्रॉनिकल जैसी थी वैसी चलेगी, घटनासार जैसी थी वैसी चलेगी, ठीक है। बाकी चलो आगे आ जाते हैं योजना परियोजना पे। देखिए इस वाली योजना पे ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट है। दूसरी बात ये है, जो लोग इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, यूपी पीसीएस प्रोग्राम्स के लिए हम लोग ये जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्सन है इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि दूसरी बात कोई नहीं है, दूसरी बात ये है कि आपको पढ़ना है। चलो, है ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट योजना है, और इस योजना को हम लोगों ने कवर किया था क्रॉनिकल वाले सीरीज में, ठीक है। तो ये है योजना क्या है, पहले हम लोग इतनी बात समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है ड्रोन, सेकंड वर्ड है दीदी पायलट प्रोजेक्ट। इसको यहीं से तोड़ देते हैं। पायलट प्रोजेक्ट कौन सी योजनाएं होती हैं जिसको अभी प्रारंभिक तौर से होती हैं, उनको मान लीजिए कोई स्पेशल जगह है या स्पेशल टारगेट ऑडियंस है, उसके लिए केवल जारी किया जाता है। वहाँ पे उसको चला के देखा जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। अगर सब कुछ बढ़िया है तो उसको मास लेवल पे फुल फ्रेश तरीके से इसको फिर चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब अभी शुरुआती दौर में है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ है ड्रोन। तीसरी बात दीदी। अच्छा, ड्रोन का मतलब कौन सा यहाँ पे ड्रोन है, वो LVM-3 की बात नहीं कर रहा, मतलब वो वाले ड्रोन की बात नहीं हो रही है जो हवा में उड़ेंगे, USA से जो परचेस किए जा रहे हैं, या जो डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं, वो वाले ड्रोन नहीं है। ये ड्रोन है कैसे सिंचाई उपयोग किया जा सकता है और किन के लिए बेसिकली है, तो दीदी यानी महिलाओं के लिए, ठीक। अच्छा, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद, दो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, नोएडा भी इसमें है, यूपी के अंडर आएगा नोएडा। ड्रोन दीदी के तहत 2 पायलट परियोजनाओं को संचालन को मंजूरी दी, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ठीक। एक पार्टी इसमें जो इसको करवा रही है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। लॉन्च कहाँ हुई है ये महत्वपूर्ण है, नोएडा और हैदराबाद, ठीक। कौन है, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक। नाम है ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक बात है, अब ये सेकंड वाला पॉइंट तो बहुत वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये आज को देखिए 11 मार्च को चालू की गई। और दूसरी बात है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी योजना को शुभारंभ किया गया, राइट। ओके, चलिए अब आगे आ जाता हूँ। क्या है आगे, ओके ये है, चलो इस पे हम लोग आ जाते हैं। ये है एक अभियान जिसको बोला गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ठीक है। ये कब लागू किया गया, कब चलाया गया, तो याद रखना 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अच्छा चलो, अब इसमें ये जो योजना है इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा, ठीक, एक पेड़ लगाएगा। अच्छा, उद्देश्य है इसमें जो पौधारोपण है उसमें लोगों के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ सके और इससे ग्लोबल वार्मिंग को निपटा जा सके। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अभी लक्ष्य कितना है डिसाइड किया गया, हाँ आप बताएंगे 1.5 डिग्री के आसपास है, और हो सके तो 2 डिग्री, हो सके तो 1.5 डिग्री, ठीक। इसी सदी के अंत तक, कौन से, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था वहां तक के लिए, ठीक है। चलो अच्छा, ये चीज है, इसकी शुरुआत की थी किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक। नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में इन्होंने एक पीपल का पेड़ का पौधा लगाया था। चलो आगे बढ़ जाइए। इसका है सितंबर 2024 तक 80 करोड़ और मार्च 25 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजनाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, राइट, लक्ष्य पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बात और, जो अभी मान लीजिए जो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं कि पेड़ बहुत सारे जंगल काट देते हैं, फिर उनकी और योजना होती है कि छोटे छोटे उनका पौधारोपण किया जाएगा। लेकिन देखिए, एक बड़े पेड़ होने में 100 साल, 50 साल, 40 साल जितने भी वक्त लगता है, तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। आप पौधारोपण करने से वो इतनी जल्दी इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलो, इसके लिए संपूर्ण सरकार, संपूर्ण समाज नीति का पालन किया जाएगा। अगली है राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, ठीक। पूरा अगर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ है NFIES, इसी को पहले ब्रेक कर लो, नेशनल फॉरेंसिक अवसंरचना मतलब होता है इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक।
संवर्धन योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर का संवर्धन किया जाएगा किसके लिए? राष्ट्रीय फॉरेंसिक के लिए, ठीक है, फॉरेंसिक के लिए। चलो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने पैसे इस पे खर्च किए? तो 2254 करोड़। अति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये योजना है कि किसके किसके लिए, ठीक। तो एक चीज याद रखना, इसमें गृह मंत्रालय का प्रस्ताव है, गृह मंत्रालय ही, क्योंकि देखिए फॉरेंसिक से जितनी भी रिलेटेड चीजें होती हैं, और वो एक तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस से लेके जो ये आपकी पुलिसिंग का जो पुलिस फोर्सेस हैं, और यानी सीबीआई मान लीजिए, उसमें और भी जितने आईबी हैं, इनके लिए जो भी फॉरेंसिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसके लिए एक तरीके से गृह मंत्रालय जो है, ठीक, वो काम करता है, ठीक। अब जो काम कर रहा है गृह मंत्रालय, तो फॉरेंसिक चीज़ों को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ही अपना योगदान देगा, ठीक है। तो NFIES राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना है, ठीक। अच्छा, योजना लॉन्ग पीरियड तक है, देख लीजिए 24 से 25 से लेके 28 से 29 तक चलेगी, ठीक है। कितने साल के लिए? इससे घटा के देख लीजिए कितने साल के लिए, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो ये इसका पैसा लिखा हुआ है, ठीक। इसका उद्देश्य देश में फॉरेंसिक बुनियादी ढांचा के निर्माण करना है। अब होता क्या है, देखिए जैसे कि जैसे हम लोग यूपी में इस समय बैठे हुए हैं, यूपी का हाल ये है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो सैंपल भेजे जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा नोएडा भेजे जाते हैं या चंडीगढ़ कई बार भेजे जाते हैं। हम लोगों के आसपास, मतलब आप समझ सकते हैं सैंपल का हाल क्या होता होगा। बहुत सारी हो सकता है ऐसी चीज़ें होती हों जो सैंपल डिस्टॉर्ट हो जाते हों ले जाते वक्त। तो लखनऊ है हम लोगों की राजधानी, लखनऊ में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है बहुत बेहतर, इतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है कि कई बार जाने के लिए जो DNA का मैचिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार चंडीगढ़ भी भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक समझने के लिए हैं बस, और कुछ बने। 3 घटकों को मंजूरी दी है योजना के अंतर्गत। उसमें क्या है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, परिसरों की स्थापना होगी इनकी। और ये जो लिखा है NFSU के दिल्ली परिसर के वर्तमान बुनियादी ढांचे का संवर्धन, ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, बट एक बार आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और बस इसकी कोई बहुत खास चीज़ें नहीं है, जैसे वित्तीय सहायता, जैसे इसमें लिखा है कि गृह मंत्रालय अपने बजट से उपलब्ध कराएगा, ठीक है, इसकी सहायता के लिए, क्योंकि नए आपराधिक कानून लागू होने के साथ में 7 वर्ष उससे अधिक सजा पाने वालों के लिए फॉरेंसिक जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं, और कुछ ऐसी इसमें चीज़ नहीं है कि बहुत अति महत्वपूर्ण, ठीक है। ये चीज़ें हैं, पढ़ना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी समझ बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ है। चलिए, अब ये वाली योजना जो थी स्कूल ऑन व्हील्स, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। देखिए अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो पायलट दीदी, ये भी हम लोगों ने कवर की थी, राइट। ये वाली हम लोगों ने नहीं कवर की थी, राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना वाली, लेकिन ये जो स्कूल ऑन व्हील्स थी ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। लेकिन चलिए फिर से एक बार देखते हैं। मणिपुर के हालात आपको पता है, स्थिति बहुत गंभीर है वहाँ पर, आज तक बनी हुई है, और अभी तक कोई अच्छा ठीक ठाक निवारण हो नहीं पाया है। तो वहाँ पे हुआ क्या है कि जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं, सेंटर्स जहाँ पे लोग राहत शिविर टाइप के, जहाँ पे लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। अब लोगों में इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना डर का भाव है कि वो लोग जा नहीं सकते हैं स्कूल, ठीक। अब जब स्कूल नहीं जा सकते हैं तो वहाँ की जो राज्यपाल हैं, वहाँ की जो गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, उन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स योजना लॉन्च की, जिसमें होगा ये एक बस में सारी चीज़ें, जैसे स्कूल के टीचर हैं वो भी बैठ गए, ड्राइवर बैठ गया, लैब के कुछ इक्विपमेंट रख दिए गए, टीचर्स कुछ बैठ गए, और ये बस चली गई कहाँ पे? इन्हीं शिविरों में। वहाँ पे जब जाएगी तो वहाँ बच्चों को शिक्षित करेगी, इसके बाद में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्कूल ऑन व्हील्स, इसी को बोला गया स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक। फिर ये सब पूरी बातें हैं, इनको आप ठीक से समझ सकते हैं पढ़ के। जैसे राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों में पहुंचकर आवश्यक शिक्षा प्रदान करनी है। 18,000 छात्र 480 राहत शिविरों में रह रहे हैं। पुस्तकालय, कंप्यूटर, खेल सामग्री से सुसज्जित बस शिक्षक के साथ शिविरों का दौरा करेगी। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, राइट। और ये वाली योजना हम लोग कंप्लीट भी पहले कर चुके हैं। चलो अब आगे वाले पे आते हैं। अगली है PM मत्स्य किसान समृद्धि योजना की उप योजना को सरकार की मंजूरी। अच्छा है क्या? देखिए, एक तो योजना है मत्स्य पालन के क्षेत्र की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, ठीक, योजना। इसके तहत एक उप योजना, जैसे एक योजना हो गई नंबर 1 पे, उसकी अलग अलग उप योजना होती हैं, इनके अलग अलग टारगेट सेट कर दिए जाते हैं। तो इसकी एक उप योजना है, उप योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। सह योजना मतलब योजना के साथ में लगी हुई है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी को इसकी मंजूरी दे दी थी, एक बात। दूसरी बात यह है, उद्देश्य इसका क्या है? मत्स्य पालन क्षेत्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना। ये एक अनौपचारिक तरीके का क्षेत्र है, हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरा। जो तो कोस्टल रीजन में अगर आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, सबसे ज़्यादा यहीं से खूब निकाली जाती हैं आपकी मछलियाँ, ठीक है। आंध्रा हो गया, बहुत सारा रोजगार इस पर डिपेंड है, लेकिन औपचारिक तौर से सीधे नहीं है। हालांकि योजनाएं खूब सारी आती हैं इनके लिए भी,
लेकिन जिस तरीके से औपचारिकता से इसको देखना चाहिए या औपचारिक होना चाहिए इसको, वो उस तरीके से औपचारिक है नहीं। ठीक, तो कोई मतलब कोई सीधे जुड़ा हुआ इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई बेहतर इकोसिस्टम नहीं है इस तरीके से, है ना। तो उसको इसीलिए मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्योगों को संवर्धन करना है। ठीक, समर्थन करना, उनका संवर्धन करना। अगले 4 वर्षों के लिए इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक और AFD बाहरी वित्त पोषण सहित सार्वजनिक वित्त से लाएंगे। सेट 50% जो है 3,000 करोड़ योगदान जो होगा निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा। 50-50 डिवाइड हो गया। 50-50 में 3,000 करोड़ के आसपास में इसमें वर्ल्ड बैंक है और AFD है। दूसरे में 50% में निजी जो सहयोग है वो है। ठीक, इसमें होगा क्या 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को उद्यमों को कार्य आधारित पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मदद की जा रही है। फिर ये सब देखिए चीज़ें हैं और ये सब देख लीजिए। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी नौकरियों का सृजन होगा, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं आती हैं। जो उद्देश्य होता है वो पूछा जाता है, कौन कौन लाभार्थी उसके हो सकते हैं वो पूछे जाते हैं, और कितने दिनों की ये योजना है ये पूछी जाती है, कितना पैसा खर्च किया गया ये पूछा जाता है, किस क्षेत्र की योजना है, किस मिनिस्ट्री की योजना है, इसको पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बात और है महत्वपूर्ण, क्योंकि बजट आया है 23 जुलाई को और ये वाली जो हम लोग मैगजीन कवर कर रहे हैं ये जनवरी से लेके आपके जून तक को कवर करती है। तो ऑफ कोर्स इसमें बजट तो होगा नहीं, अब बजट है नहीं जब इसमें जो फाइनल जो बजट आया, तो बजट में बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको अलग से हम लोग कवर करेंगे, राइट। जब हम लोग बजट, मैंने ऐसे आपसे बोला बजट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना। दूसरी चीज़ है उन योजनाओं को वहाँ कवर करेंगे, ये अलग सी योजना है, ठीक है। तो इनको परेशान मत होना। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यस। इधर आ जाते हैं। तो और क्या चल रहा है इधर? हाँ, पृथ्वी विज्ञान योजना। कई बार इसको पृथ्वी विज्ञान योजना को पृथ्वी योजना के नाम से भी जानता है और कई बार इसको केवल पृथ्वी भी बोला गया, ठीक। तो PM मोदी की अध्यक्षता में हुआ है 5 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। उसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना है, इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखना। एक है ड्रोन दीदी वाली, आप याद रख लेना, एक ये वाली भी याद रख लेना। दूसरी वाली स्कूल ऑन व्हील्स थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना उसको भी। और एक और आगे आएगी, मैं अभी जब आएगी तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना है पृथ्वी विज्ञान, जिसको पृथ्वी योजना मंजूरी प्रदान की गई है इसको, राइट। दूसरी चीज़ है, अब देखिए इसका टाइम पीरियड महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। 21 से लेकर 26 तक की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। अच्छा, आप कहेंगे 21 से 26, ये तो अभी क्या सीन है, ये तो 21 से 26 क्या सीन है, ठीक है। तो इस पर जरा विचार करिए, ये 21 से 26 क्यों है। चलो, योजना की कुल लागत 4797 करोड़ रुपए के आसपास में अनुमानित है। इस योजना के वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाओं, वायुमंडल और जलवायु अनुसंसाधन प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवाएं ऐसे करके है, महासागर, इतनी ऐसी ये चीज़ें जैसे लिखी है, इसको ज़रा पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। मैचिंग के लिए हो सकता है इसमें ये पूछ दे आपको, अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है ये पूछ दे कि इसमें से कौन कौन सी योजना शामिल नहीं है, ठीक। तो जो 5 को शामिल किया गया है, ठीक, तो आप केवल ऐसे रख लेंगे, रीच आउट, पेसर, सेज, ओ स्मार्ट, एक्रॉस, ठीक। और इसके एक बार पूरी ये सब चीज़ें एक बार नज़र डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप 1-2 बार अगर इसको देख के जाएंगे तो ऑफ कोर्स अगर बिल्कुल आएगा तो आप बिल्कुल ठीक से लगा के आएंगे, समझ में आ रहा, रटे नहीं, लेकिन हाँ एक बार नज़र में आ जाएगी। अगर यही चीज़ें आपके सामने दोबारा से आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। योजना का उद्देश्य है पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन में महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक निरीक्षण और संवर्धन का रखरखाव करना। चलो, हो गई, आगे बढ़ जाइए। एक ये इस पे लगाना आप अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। देखिए, रीज़न इसका ये इंपॉर्टेंट होना का कि मतलब इंडिया की टॉप प्रायोरिटी में अगर आप देखेंगे योजनाओं में, अगर पूरी दुनिया में जैसे हम लोग बात करते हैं, तो जो सोलर के लिए जितनी भी योजनाएं हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो योजनाएं हैं, उसमें इंडिया का अच्छा योगदान है। योगदान होने के साथ साथ में दूसरी चीज़ एक और भी है कि इंडिया इसको प्रमोट भी खूब सारी चीज़ें का, जैसे ISA की बात जब करते हैं तो इंडिया का नाम उभर के सामने आता है फ्रांस के साथ में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाली जो योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इससे पहले आपने सोलर सिस्टम की एक और योजना, पहले बहुत सारी योजनाएं आई हैं, लेकिन कुसुम जो योजना थी उसको आपने पढ़ रखी होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपके जो फोटोवोल्टिक से जो सेल होते हैं, जो सोलर सेल होते हैं, उससे पानी निकालने के किसान भाइयों के लिए जो पानी निकालने की योजना आई थी उसकी बात हुई थी। ये है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अच्छा, इसमें है क्या सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? क्योंकि इस योजना में ये होगा कि घर में अगर आपके घर के ऊपर अगर छत है तो छत पे आपको सोलर सिस्टम
लगा के दिया जाएगा और आपसे पैसा उसका मतलब मान लीजिए अगर कोई सोलर सिस्टम 1 लाख रुपए का है तो हो सकता है आपके उससे 25,000 रुपये मिले, 75% तक यहाँ पे आपको छूट मिल जाए। ठीक, अब इससे होगा क्या, आपके घर के सारे आप इक्विपमेंट चला सकेंगे। दूसरी बात है बिजली अगर आप ज़्यादा जनरेट करते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी अथॉरिटी होगी जो आपके आसपास बिजली जिसकी डिस्ट्रीब्यूट होती होगी उसको आप बेच भी सकते हैं, राइट। तो इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये देखिए, इंडिया का जो लक्ष्य है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 500 गीगावाट, ठीक, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी मतलब आपको यहाँ बनानी है, ठीक है। उसमें ये योजना भी हेल्प करेगी क्योंकि रूफटॉप के लिए जो योजना थी शायद 50, अभी यहीं पे कहीं पे लिखा होगा 50 गीगावाट रूफटॉप बिजली उत्पन्न करनी थी, लेकिन इंडिया कर नहीं पाया है। इस समय शायद 12-13 के आसपास ऐसा होगा, ठीक है। 2022 का जो वो था वो पूरा हुआ नहीं। इस योजना को देख लेते हैं। 22 जनवरी 2024 को नई सरकारी योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई। याद रखना, सूर्योदय योजना की घोषणा की गई। तारीख कौन सी है, याद रखना 22 जनवरी। ये ऐतिहासिक तारीख है। इसी दिन राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलो अच्छा, कई बार देखो बहुत सारे कमेंट बाज वाले लोग आते रहते हैं, फालतू के कमेंट बहुत लोग करते हैं। अब से मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं करूँगा जो फालतू के कमेंट करते रहते हैं, राइट। देखिए बहुत सारा ज्ञान देंगे आके वो कि ऐसा नहीं आप बोलते हैं, ऐसा करते हैं, या आप फला गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फला गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको पूरा मतलब अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आपको पूरा परगना मिलता है। परगने का मतलब होगा पूरा, आपको पूरी तहसील मिलती है चलाने के लिए और सारी जिम्मेदारियाँ लगभग आपके ही सर पे होती हैं। तो आपको वहाँ पर बैठ के किस तरह नज़रिए से सोचना है, तब आप एक आम नागरिक से बढ़ के समझे जिम्मेदारियों भरे नागरिक होते हैं जिसको देश में व्यवस्था को सही से चला के रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ना हिंदू होते हैं ना मुस्लिम होते हैं, कुछ भी आप नहीं होते हैं। तो उस नज़रिए से सोचने का अगर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर मुसीबत वाले दिन होंगे। आप अपने लिए मुसीबत क्या खड़ी करेंगे वो अलग का विषय है। आप देश का बेड़ा गर्क करके रखेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या 1-2 आते हैं फर्जी किस्म के लोग, कई बार मैं फर्जी ही बोलूँगा उनको क्योंकि खुद की एनालिटिकल पावर तो है नहीं। वो कहते हैं कि आपने जब इंडिया में जब आप बता रहे थे वोटिंग सिस्टम और ये सब, जब घटनासार का जो फर्स्ट वीडियो था जब मैं उसको करा रहा था, तो मैंने बोला कोई गवर्नमेंट बहुत सालों के लिए अगर रह जाती है शासन में तो वो सेवक से ज़्यादा शासक बन जाती है। और ये बात मैंने क्या कही है, मैं उससे पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें कही, समझे। उसमें जयप्रकाश नारायण में भी किसी समय ऐसी चीज़ें बहुत सारी कही थी, समझ लो। तो ये एक कालयजी युक्ति है जो कई जगह उपयोग हुई है, केवल इसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये बात सही है। और दूसरी बात है, इसी चीज़ को लोगों ने कहा कि अगर आप मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लोग वोट दे रहे हैं, सत्ता में आ रही है और राष्ट्र दिन पे दिन प्रगति भी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन सब चीज़ों के अपने अपने एस्पेक्ट होते हैं, ठीक। तो ये जो बात मैंने कही, ये बात उसका लक्ष्य ये नहीं था कि किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, किसी गवर्नमेंट के पक्ष में है। मेरा केवल कहने का तात्पर्य ये था कि हम एक नागरिक के तौर पे अपनी चीज़ों को इतनी व्यवस्थित रूप से सोचें, इतनी एनालिटिकल रूप से सोचें जिसमें एक बतौर नागरिक इस देश का नुकसान ना हो, हमारा नुकसान ना हो और देश के भविष्य का भी नुकसान ना हो, ठीक है। और जैसे फिर लोगों ने कहा, आप जब बांग्लादेश जब बता रहे थे तो आपने उनके बारे में नहीं बताया कि वहाँ पे कितनी हिंदुओं के लिए ऐसा किया गया वैसा किया गया। देखिए बिल्कुल किया गया और ये सब चीज़ें जग जाहिर है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, और अच्छा एक बात जैसे मैंने बोला, जब सेवक शासक बन जाते हैं ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने पे, सेम बात अगर मेरी आप इसी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपको खुद भी ये चीज़ें महसूस हो जाएंगी बांग्लादेश के अंदर भी, ठीक। जो ये एक तरीके से जो ये वहाँ के प्रधानमंत्री जिस तरीके से व्यवहार करने लगी थी तो वो गलत व्यवहार थे। और मेरी अगर युक्ति को ही अगर आप याद रखेंगे तो वो चीज़ें जस्टिफाई करती हैं उसको। खैर ये सब बीच की बातें हो गई, कभी कभी होता है। और दूसरी चीज़ें, ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, अब मैं उनको रिप्लाई देना बंद कर दूंगा। दूसरी चीज़ें एक अलग, अब जो देखिए बहुत सारे लोग हैं, तीन लोग हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं उसका, और लाइक डिसलाइक जो भी होती है वो सब चीज़ें करते रहते हैं इस चैनल को। 3 लोगों को ये काम मिला हुआ है। अब से बात ये है, कोई जो फालतू की, देखिए रिलेवेंट अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ठीक। बट अगर मॉकिंग कर रहे हैं आप तो बिल्कुल फालतू चीज़ें वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का इसमें ऐसा निवेश किया जाएगा और ये नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को बढ़ावा देती है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी लक्ष्य थे उनको बढ़ावा देगी। जैसे कि हम लोगों ने भी मैंने कई बार इस चीज़ को बताया, ग्लासगो का जब सम्मेलन हुआ, ग्लासगो के सम्मेलन में 450 गीगावाट की मोदी जी बात करके आए थे। इसके बाद में वो चीज़ें बढ़ा के 500 गीगावाट के आसपास कर दी गई। अच्छा ठीक है, तो अब ये
कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे योजना कहता है लोगों को बैंक खातों में सीधे दी जानी पर्याप्त सब्सिडी को लेकर भारी रियायतें बैंक ऋण केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। ठीक, केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक, स्टेट की हिस्सेदारी अभी तक तो हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि क्या स्टेट की हिस्सेदारी है, किसी ऑप्शन में आपको रखा मिले 60-40% के आसपास। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में मत फंसना। चलो, सोलर जो प्रणाली लगेगी, एक परिवार हर महीने 300 यूनिट बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। ठीक, और 300 यूनिट बिजली लगभग सफिशेंट है अगर आप एक छोटी फैमिली हैं और मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें छोटे घर के इक्विपमेंट हैं। ये नहीं है कि आप एसी चलाते हैं या कुछ और चलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एसी को लग्जरी में गिना जाता है, लग्जरी में। ठीक है, नेसेसरी चीज़ नहीं है, बहुत आवश्यक चीज़ नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर जो गाड़ी होती है, गाड़ी 4 व्हीलर्स आवश्यक चीज़ नहीं है, लग्जरी में आती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सब आवश्यक चीज़ों में आती हैं, वहाँ पे टैक्स इतना नहीं है। यहाँ पे टैक्स आपको 28% के आसपास देना पड़ता है। ठीक है, चलो, निःशुल्क इस देश में करोड़, मतलब देश के 1 करोड़ परिवार में 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपए की बचत कर सकेंगे एक वर्ष में। साथ ही अतिरिक्त बिजली जो होगी उसको कंपनियों को दे सकेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। जो बेसिक चीज़ें थी वही सब बात बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, योजना का लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लक्ष्य है 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करके छत पर सौर ऊर्जा तेजी से विस्तार करना। ठीक, बस 1,20,000 रुपए का 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप पैनल 30,000 रुपए में आप लगवा सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी भारी छूट है। 75% केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी की अनुदान देगी। देखिए जो मैं कह रहा था वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक, अब वो बातें जो मुझे समझ में आ रही थी उसमें क्या है, योजना पर 75% केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी का अनुमान देगी। कितने परसेंट अब इसमें है ये सब देखने पड़ेंगे, 60-40 है या 70-30 है या 19-10 है। वैसे केंद्र की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है और केंद्र ही मुझे लग रहा है कि केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो परसेंट रेशियो है ये भी अच्छा खासा हो। ठीक है, अच्छा 2022 तक जो लक्ष्य था इंडिया का सोलर रूफटॉप में 40 गीगावाट था, वो लक्ष्य चूक गया। 2026 की विस्तारित जो 2022 में जो लक्ष्य हम लोगों ने डिसाइड किया था ये हासिल नहीं हो सका। 2026 तक अब ये लक्ष्य पहुंच गया है और इसमें 40 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नए सिरे से प्रोत्साहन देना चालू कर दिया गया है। अच्छा, फिर देखिए वही चीज़ आ गई है जो बता रहा था मैं, बिजली को कम करने के लिए 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करती है योजना। ठीक, दिसंबर 2022 तक कुल भारत की स्थापित सौर क्षमता कितनी थी, 73 गीगावाट थी। ठीक, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था किस स्टेट की सोलर सिस्टम में सोलर एनर्जी में सबसे ज़्यादा है, कौन सी विंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा वाटर जो नवीकरणीय ऊर्जा में जो आपका वाटर रिसोर्सेज का मतलब है जो नदियों से जलप्रपातों से जो पानी गिर रहा है उनसे जो बिजली हाइड्रोइलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं वो यूज़ कर रहा है, वो कौन कौन ज़्यादा था। ठीक है, इसमें से रूफटॉप सोलर की हिस्सेदारी कितनी है, 11 है। अब 11 से लक्ष्य कितना है, 40 गीगावाट, और ये लक्ष्य कितने दिन में प्राप्त करना, 2026 तक। अब देखते हैं प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, वैसे दूर तो है बहुत है। अगला हमारा टॉपिक है कौन सा, आयोग और समिति। क्या, चलो इसको निपटाते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। आयोग और समितियाँ, देखिए ये समिति हैं इंपॉर्टेंट हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है परीक्षाओं की अविश्वसनीयता और पारदर्शिता पर बनाए रखने के लिए राधाकृष्णन समिति आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही राधाकृष्णन समिति का गठन किसके लिए किया गया है, उसमें आपसे पूछेगा परीक्षाओं की विश्वसनीयता पारदर्शिता के लिए, इनको बनाए रखने के लिए ऐसे करके आएगा। दूसरा आएगा कि मतलब कहीं पे भी कुछ भी दे देगा, समझे, या बेरोजगारी के आंकड़ों को दिखाने के लिए, या मान लीजिए और कोई अगर टॉपिक ऐसा चल रहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर या अलग अलग ऐसे करके बहुत सारी जो चीज़ें चल रही है कंटेम्प्रेरी, उसमें आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। लेकिन आप इसी पर टिके रहना। राधाकृष्णन समिति का जो गठन किया गया परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गठन किया गया। इसमें पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, गठन की घोषणा कब हुई, तो 22 जून 2024 को। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये देखिए इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। और इसमें जब आप इस समिति को देखेंगे तो बहुत नामचीनी बहुत बड़े बड़े इसमें लोग हैं। 7 सदस्यीय समिति का गठन इसमें किया गया। एक चीज़ है, यह समिति राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA, इन्हीं के जिनके अभी अध्यक्ष का इसमें से वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, रिजिग्नेशन हो गया था, राइट। तो
इसमें क्या करेगा, एनटीए जो है उसकी संरचना कामकाज में सुधार, क्योंकि अभी आपने देखा मेडिकल तक के बताइए जो पेपर है वो भी लीक हो गए। बहुत बहुत दुर्भाग्य है। आप एक देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए कुछ भी बनने से पहले जो अपना धर्म है उसका पालन करिए। गीता में जैसे धर्म की जो परिभाषा लिखी गई है वो धर्म नहीं है जिसको आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे बोलते हैं, राइट। धर्मा, वहाँ पे धर्मा है, DHAR, भाई तभी तो मैं कहता हूँ अगर कभी पढ़िए DHARMA, धर्मा। इस धर्मा का मतलब है कि हम मतलब इसका साधारण अर्थ होता है कि हम लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, समाज के लिए बेहतर काम करेंगे हर दृष्टि से, समझे। तो ये है धर्मा। जैसे हमारा ये धर्म नहीं कहता, ये हमारा धर्मा नहीं कहता। धर्म का मतलब वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, ठीक। तो अपने विद्यार्थी धर्म का पालन कीजिए। जैसे बहुत पुरानी युक्ति है ना, कहते हैं ना कि अपने धर्म का पालन कीजिए। उसमें विद्यार्थी धर्म का पालन है कि आप विद्यार्थी हित में जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको भी ध्यान में रखिए, समझे। नहीं तो आप किसी मुद्दे पे लड़ते रहेंगे, किसी और से लड़ेंगे, बकवास करेंगे, 4 पंचायत फैलाएंगे, कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा, ठीक। बच्चा मेहनत करता है, दाल भात सब लाद के गठरी में पहुंचता है, कभी इलाहाबाद पहुंचता है तो कभी पता नहीं कहाँ से चला आता है। इलाहाबाद पहुंच जाएगा बेचारा, अभी दिल्ली पहुंच जाएगा। अच्छा, दिल्ली भी रहने की हैसियत नहीं होती है, लेकिन मजबूरी बस रहना पड़ता है, समझे। इतने छोटे छोटे कमरे हैं, जाके देखिए कभी, समझे। किराया होगा 14,000 15,000, ठीक है, मंथली। इसके बाद में पता चढ़ना पड़ रहा है 4-4 5-5 मंजिल पतले से जीने पे, राइट। और ये स्थिति बनी हुई है। दिल्ली बहुत कोई बेहतर स्थिति नहीं है पढ़ने वालों के लिए जो उनकी जगह है, सिवाय शोषण, मानसिक तौर से भी शोषण देता है, राइट। तो खैर उन सब चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अलग का विषय है वो। खैर उन सब चीज़ों पे तो ये है, उनके कामकाज और सुधार के लिए डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिशें देगी, ठीक है। और इसमें शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक है, याद रखना, शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक। अच्छा, इसमें 7 लोग हैं और इन 7 लोगों में क्या क्या है देखिए। ये तो सब देखिए, ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं, हाँ एक बार पढ़ने को पढ़ लीजिए। लेकिन इनका अर्थ यही होता है कि जब एक समिति बनी है तो जाहिर सी बात है कि वो जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी जांच करेगी, गड़बड़ी कैसे हो रही है इसको देखेगी, क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, उन सब कुछ समीक्षा करेगी। तो ये सब कोई वो चीज़ नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये, इसमें दिल्ली जो एम्स है उसके पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इनको कई बार आपने न्यूज़ चैनल में खूब देखा होगा, उस समय खूब देखा होगा जब ये कोविड-19 का जब से दौर आया तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं प्रोफेसर BJ राव, IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं एमेरिटस राममूर्ति, इसके सदस्य होंगे। कर्मयोगी भारत के बोर्ड के अध्यक्ष पंकज बंसल, IIT दिल्ली के डीन हैं प्रोफेसर आदित्य मित्तल, और शिक्षा मंत्रालय के जायसवाल भी समिति में शामिल है। टोटल 7 लोग हो गए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है इसको याद रखना और महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है, समलैंगिक मामलों में अगली जो समिति बनी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों इसमें जो समितियाँ आ रही हैं, पिछले वाले में इंपॉर्टेंट लगाइए, इस पर भी लगा दीजिए। अति महत्वपूर्ण इसलिए ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में खूब सारी बहसें हुई। आर्टिकल 21 के बारे में सोचा गया, जीवन के अधिकार और उन सबकी बातें जब की गई तो कुछ डायरेक्शन ऐसे हुए उसमें कि ये बताया कि कानून जो है वो दरअसल बनाना ना बनाना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस पर केंद्र सरकार समिति बनाए, ठीक। और इसीलिए ये समिति का गठन किया गया अप्रैल में, ठीक। जब ये फैसला आया था तो इस फैसले को मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बताया था आपको किसी वीडियो में, टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी, मैंने ऑडियो नोट्स के जरिए, राइट। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, इनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं को पहचान करना और उनका समुचित समाधान निकालना, ठीक है। ओके, चलो। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले में 2023 में उच्चतम न्यायालय ने सुझाव पर ये समिति बनाई गई। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाएगा राजीव गौबा समिति किससे संबंधित है, तो आप और या कितने इसमें लोग हैं या ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए समिति। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने आपको 2 ये बताई, तीसरी है 3 की तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों मुद्दे बहुत मतलब 2024 के अंदर ठीक ठाक रूप से हावी रहे हैं, आपको पता होगा तीनों मुद्दे। तो ये है तीसरी, अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए एक समिति। अच्छा, OBC के लिए भी ऐसी एक समिति बन चुकी थी, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, आप जरा गूगल पर सर्च करके बताएं। अच्छा, इसमें है उपवर्गीकरण, मतलब अभी जैसे जो आरक्षण है वो पूरा SC समुदाय जो है, पूरा SC समुदाय, और जैसे OBC में 2 तोड़ दिए गए, एक क्रीमी लेयर हो गई, एक है NCL नॉन क्रीमी लेयर, जो
इतने रुपए से जिनकी आमदनी ज़्यादा नहीं है वो नॉन क्रीमी लेयर में हो गए और उनको आरक्षण का फ़ायदा मिला। जिनकी नहीं है ओबीसी में होते हुए भी वो जनरल ही बने रहे, ठीक, तो वो ओबीसी कहने को हैं, लेकिन मतलब अगर सही मायने में आप देखें तो जनरल कैटेगरी वाली उनको ही चीज़ें मिलती हैं, ठीक। फिर जनरल में भी आप जब देखेंगे तो जनरल में भी 2 डिवाइड कर दिए गए, ठीक। उसमें जिनकी आय कम है उनको नई कैटेगरी उनको बना दी गई और 10% का आरक्षण दे दिया गया। ऐसे ही अभी तक क्या था, एससी के लिए पूरा आरक्षण, 80 में अनेक सैकड़ों जातियाँ हैं, तो उनमें होगा क्या कि कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी आगे बढ़ गई, जिनको वो चीज़ें मुहैया हो गई थोड़ी सी आगे। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे बढ़ गई, सब चीज़ें उनको, सब संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, अभी भी बहुत पिछड़े हैं वो लोग। लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी थी जिनको थोड़ा सा फ़ायदा मिला और उस फ़ायदे में उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फ़ायदा मिला, तो वो अन्य जातियों से अलग हो गई। अच्छा, अब इसमें इसकी महत्वपूर्ण ये क्यों हो गई है, जिसको इस चीज़ को ज़रा समझें। एक मान लीजिए एक अस्तबल है, वहाँ पे मान लीजिए 100 घोड़े हैं और 100 घोड़े में 30 घोड़े ऐसे हैं जिनको आप खूब चना खिलाते रहते हैं, ठीक। अब इनको चने खाने को मिल रहे हैं, इनको और पौष्टिक चीज़ें मिल रही हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे जाहिर सी बात है उनमें भी वो पौष्टिक गुण आएंगे। पौष्टिक गुण आने का मतलब है मतलब अगर वो बच्चा है वो अपनी माँ का दूध पिएगा जो चने खा रही है, तो जाहिर सी बात है उसको भी उतनी ताकत मिलेगी, तो वो भी आगे कंपीट कर पाएगा दौड़ने के लिए, ठीक। लेकिन वो 70 बच्चे जिनकी माँ को मिल ही नहीं पाया, मान लो पीछे रह गए, नहीं मिल पाया, तो उनके बच्चे भी उसी दशा में हैं, ठीक, तो उनको वो लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे ही आरक्षण व्यवस्था में ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कैटेगराइज किया जाएगा। जो एससी का आरक्षण है उसको ऐसी बात हो रही है कि अलग अलग जगह पे अगर मान लीजिए उसको 3-4 पार्ट में अगर कैटेगराइज कर दिया गया, तो हर व्यक्ति, मान लीजिए कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको कोई लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, तो वो उनको भी अब सीधे लाभ मिलने लगेगा। इसलिए ये उपवर्गीकरण पे इसका काम किया गया, ठीक। इसमें 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट सचिव, ठीक। इनके सदस्यों में गृह मंत्रालय के सचिव हैं, कानून मंत्रालय के सचिव हैं, जनजातीय मंत्रालयों के सचिव हैं और सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का लेक्चर यही है, आपको अगला फिर लेक्चर मिल जाएगा, ये है प्रदर्शनी और मेले वाली। अच्छा, प्रदर्शनी मेले में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 50वां G7 शिखर सम्मेलन। मुझे याद है कि इसको बहुत मैंने अच्छे से कवर किया और मैंने बताया भी था कि अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50वां एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कई बार ये दिलचस्प आंकड़े होते हैं, जैसे UPPCS में ऐसे सवाल भी कई बार आए हैं जिसमें ये पूछा गया फलानी घटना की 100वीं वर्षगांठ हाल में मनाई गई, तो वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि उसकी 100वीं वर्षगांठ थी। 75वां आज़ादी का महोत्सव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि वो 75वां था, इसलिए 50वां है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कुछ बस बेसिक आपके इंस्टिंक्ट होते हैं, वो भी आपके काम करने चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसको मैंने बता दिया था, ठीक। और इसमें ये सब आउटरीच सेशन था, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये वाली चीज़ जो थी ये मैंने नहीं बताई, ठीक है। भारत का जो 6 क्या है, भारत 6G24, इसकी सब बात की जा रही है, कनेक्टिविटी और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इसकी भी मैंने बात कर ली थी, हालांकि फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आपको पता होगा पिछली बार जब मैंने हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने अलग अलग हाइड्रोजन की भी बात की थी, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें हैं। किसी समय ये साइंस में मैचिंग में ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अंटार्कटिका संधि ये भी मैंने बता दी थी, लेकिन ठीक है, एक बार बता दी थी और एक बार और मैं कवर कर दूंगा तो चीज़ें हो जाएंगी। अगला आपका जो वीडियो है जल्दी आएगा, हो सकता है आज शाम तक मैं रिकॉर्ड करके फिर से मैं पोस्ट कर दूँ। तो प्रदर्शनी सम्मेलन मेले, ठीक है, इतनी चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में, और इसको सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब ठीक है, चलो धन्यवाद।